नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल यंगस्टर मार्केट पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हम तब करते हैं जब हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस का शॉर्ट्स में मीनिंग समझे तो जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहा है या फिर महंगे में, ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस से ही पता चलता है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो सबसे बढ़िया टर्म निकल के आती है वो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट सर, इन सभी ने अपनी वेल्थ जनरेट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के जरिए ही की है। अब देखिए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आपको इतना समझना है कि मैं जो स्टॉक बाय कर रहा हूँ वो स्टॉक में इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बाय कर रहा हूँ या नीचे बाय कर रहा हूँ। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब किसी भी स्टॉक की फेयर वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आपको फ्लैट खरीदी करना है किसी अपार्टमेंट में और आपको पता है उस एरिया में 90 लैक्स फ्लैट की फेयर वैल्यू है, लेकिन उस अपार्टमेंट में फ्लैट की प्राइस 1 करोड़ है, 1 करोड़ के ऊपर है, और बगल में ही दूसरे अपार्टमेंट में आपको वैसा ही फ्लैट 90 लाख में मिल रहा है, तो आप कौन सा फ्लैट लोगे? आप वही फ्लैट लोगे जो अपनी फेयर वैल्यू के पास है। इस फेयर वैल्यू को ही हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है। आप किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे चुटकियों में निकाल सकते हो, उससे आपको पता लगेगा कि आप स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बाय कर रहे हैं या इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे। ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट पार्ट है रेशो, जैसे कि पीई रेशो, पीबी रेशो, इक्विटी टू डेट रेशो और करंट रेशो। सबसे पहले हम समझते हैं पीई रेशो। पीई रेशो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग। मान लीजिए एक शेयर पर कंपनी 10 रुपीज़ कमा रही है और उस शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उसका पीई आएगा 10 रुपीज़ का। अब कई बार होता है शेयर की प्राइस ज़्यादा होती है और अर्निंग कम। मान लीजिए शेयर की प्राइस 1000 है और अर्निंग 10 रुपीज़ है, तो उसका पी 100 का आएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब पी कम होता है, मतलब प्राइस 100 है और अर्निंग 10 रुपीज़ है, तो हमारा पी 10 का है। तो आप कंपनी को 10 रुपीज़ कमाने के लिए 100 रुपीज़ दे रहे हो। और अगर शेयर का प्राइस 1000 है और अर्निंग 10 रुपीज़ है, तो 100 का हमारा पी हुआ। तो आप कंपनी को 10 रुपीज़ कमाने के लिए 1000 रुपीज़ दे रहे हो। तो पी जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। ऐसे ही होता है पीबी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो। मतलब कंपनी के पास है क्या, मतलब कंपनी को बेचना भी पड़े तो कंपनी के पास बेचने के लिए है क्या, मतलब उस टाइम कंपनी के पास क्या है जो आपको मिल सकता है। पीबी रेशो भी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। एग्जाम्पल के लिए, बुक वैल्यू 100 की है और प्राइस भी 100 है, तो उसका पीबी रेशो 1 का होगा। 1 का पीबी रेशो, 2 का पीबी रेशो अच्छा माना जाता है। अब आता है डेप्ट टू इक्विटी रेशो। वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है डेप्ट टू इक्विटी। अब समझिए, कंपनी इक्विटी बेचकर भी पैसा उठाती है और कंपनी डेप्ट लेकर भी फंडिंग जमा करती है। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर कंपनी को एक्सपांशन करना है तो कंपनी को फंड्स तो लगेंगे ही। तो फिर कंपनी एक तो अपने शेयर्स बेचकर फंड्स कलेक्ट करती है या फिर कंपनी कर्जा यानी डेप्ट लेकर फंड्स कलेक्ट करती है। अगर आपको किसी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशो 2 दिखता है, 4 दिखता है या फिर 10 दिखता है, तो इससे आपको क्या पता लगता है? इससे आपको ये पता लगता है कंपनी ने दो दो गुना लोन उठाया है जितना उसने इक्विटी से पैसा उठाया है। 10 है तो उसने 10 गुना ज़्यादा पैसा उठाया है इक्विटी के कंपैरिजन में। लेकिन पैसा दोनों से उठाया है, बट इक्विटी के कंपैरिजन में लोन ज़्यादा उठाया है कंपनी ने। बट लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, हमें रीपेइंग कैपेसिटी देखनी है। ये पॉइंट हम इस वीडियो में आगे चलकर ये भी मैं आपको बता दूंगा। फाइनली अब हम करंट रेशो के बारे में समझते हैं। करंट रेशो मतलब हम आज की बात कर रहे हैं। करंट रेशो मतलब होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। हम आज की बात कर रहे हैं, ना कि टोटल असेट या फिर टोटल लाइबिलिटीज़ की। अगर मान लो कंपनी के पास 40 करोड़ के एसेट्स है और कंपनी की 20 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है, तो हमारा करंट रेशो 2 का आ जाएगा। तो ये 2 का रेशो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि असेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ कम है, तो करंट रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। अब यहाँ पर पी रेशो जितना कम उतना बढ़िया, पीबी रेशो जितना कम उतना बढ़िया, डेट टू इक्विटी रेशो भी जितना कम उतना अच्छा है और करंट रेशो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। चलिए, अब आपको फंडामेंटल एनालिसिस में इंट्रिंसिक वैल्यू, पीई रेशो, पीबी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो और करंट रेशो समझ आ गया होगा।
अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। अब फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रीड करना बहुत ही सिंपल है। अब बताइए, कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्स एंड प्रॉफिट। कंपनी ईयर ऑन ईयर कितना सेल्स कर रही है और कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट पर चेक करना है। अब बैलेंस शीट पर बस हमें इतना देखना है, ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ रही है या नहीं। बस इतनी सिंपल बात हमें बैलेंस शीट पर चेक करनी है। ये हो गया हमारा नंबर 1 पॉइंट बैलेंस शीट पर देखने के लिए। अब हमें नंबर 2 पॉइंट देखना है, बैलेंस शीट पर टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़। पहले हमने करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज़ की बात की थी, और हमें ईयर ऑन ईयर टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ में चेक करना है कि टोटल असेट्स हमारे ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहने चाहिए और टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी ईयर ऑन ईयर कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कंपनी बढ़िया कर रही है, सिंपल बात है। नंबर 3 पॉइंट, कंपनी के पास कैश होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कैश भी तो होना चाहिए। तो आपको चेक करना है, ईयर ऑन ईयर कंपनी का कैश फ्लो बढ़ता रहना चाहिए। तो चलिए, 80% हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। बस अगर आप इतना भी करोगे तो आप थोड़ा टाइम दोगे ना, तो यकीन मानिए आप फंडामेंटल एनालिसिस में एक्सपर्ट बन जाओगे। अब हम समझते हैं हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे देखनी है। बैलेंस शीट हम कहाँ पर देखें? तो चलिए, हमने समझा था कि अगर हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम उस स्टॉक में इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंट्रिंसिक वैल्यू हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे? अब आप समझिए, रिलायंस इंडस्ट्री की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। आप गूगल पर जाएंगे और रिलायंस इंडस्ट्री इंट्रिंसिक वैल्यू डालकर सर्च करेंगे। फिर जो पेज ओपन होगा उसमें फर्स्ट साइट alphaspread.com पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर आपकी रिलायंस इंडस्ट्री की इंट्रिंसिक वैल्यू दिख जाएगी, जो अभी 1133 पर है। और रिलायंस इंडस्ट्री की करंट मार्केट प्राइस 1267 पर है। तो हमने क्या कहा था, हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे हो। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्री की इंट्रिंसिक वैल्यू 113 पर है और करंट मार्केट प्राइस 1267 पर है। तो हम यहाँ पर अभी रिलायंस इंडस्ट्री में तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आएगा। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे कौन से स्टॉक है वो देखने हैं, तो आप साइट वाली मेन पेज पर आएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको स्क्रीनर इंट्रिंसिक वैल्यू पिक्स करके एक साइट दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कंपनी का नेम, उसके बाद करंट मार्केट प्राइस, मतलब स्टॉक की अभी करंट प्राइस किस प्राइस पर चल रहा है, और सबसे लास्ट में आईवी करके कॉलम दिखाई दे रहा होगा। तो उस कॉलम में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। यहाँ पर आप इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे के स्टॉक्स देख सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक देखिए, जो है लाइफ इंश्योरेंस। उसकी करंट मार्केट प्राइस 908 है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1077, मतलब लाइफ इंश्योरेंस की अभी करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रही है। वैसे ही सेकंड स्टॉक है हमारा ओएनजीसी। उसकी भी करंट मार्केट प्राइस 250 पर है और इंट्रिंसिक वैल्यू 344 पर। इसकी भी करंट मार्केट प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है। ऐसे सारे ऐसे सारे स्टॉक की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो स्टॉक्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे चल रहे हैं। अब स्टॉक्स अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे चल रहे हैं, ये तो हमने पता लगा लिया। अब हमें आगे भी उनके पी रेशो, पीबी रेशो, डेट टू इक्विटी, करंट रेशो, सेल्स, प्रॉफिट, टोटल असेट, टोटल लाइबिलिटीज, कैश फ्लो, ये सब क्या है, ये सभी हमें चेक करना है। अब हमें रिलायंस इंडस्ट्री का पी रेशो देखना है। तो आप गूगल पर रिलायंस इंडस्ट्री बैलेंस शीट टाइप करना है। तो आपको गूगल पर रिलायंस इंडस्ट्री बैलेंस शीट टाइप करना है, और पेज ओपन होने के बाद आपको उसी स्क्रीनर की वेबसाइट पर देखना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्री का पी रेशो देखने को मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री का पी रेशो यहाँ पर 25 है, लेकिन ज़्यादातर एनालिस्ट मानते हैं कि पी रेशो 20 से कम होना चाहिए। तो यहाँ एक तरह से हमें पी रेशो में रिजेक्शन मिला, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का पी रेशो 20 से ज़्यादा है। अब हमें रिलायंस इंडस्ट्री का पी बी रेशो चेक करना है। तो आप गूगल पर सर्च करोगे रिलायंस का पी बी रेशो, तो हमें 2.90 दिखाई दे रहा है, मतलब पी बी रेशो हमारा अच्छा है। अब हम डेट टू इक्विटी रेशो चेक करते हैं। आप इस बॉक्स में डेट टू इक्विटी रेशो टाइप करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो आपको डेट टू इक्विटी रेशो आपके ऊपर दिखाई देगा। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशो हमें 0.44 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है इक्विटी के कंपैरिजन में डेब्ट ज़्यादा नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पॉइंट ये भी अच्छा है। अब आपको रिलायंस इंडस्ट्री का करंट रेशो चेक करना है। आपको उसी बॉक्स में करंट रेशो टाइप करना है, और करंट रेशो
पर क्लिक करना है तो हमारा करंट रेशो यहाँ पर शो होगा। करंट रेशो मतलब लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है या असेट ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा करंट रेशो 1.08 दिखाई दे रहा है, तो कंपनी के पास असेट ज़्यादा है। यह एक और अच्छा पॉइंट है। अगर कंपनी पर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती तो कंपनी का करंट रेशो 1 से कम होता, लेकिन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का करंट रेशो 1 के ऊपर है, मतलब कंपनी के पास असेट थोड़े ज़्यादा है। ये भी हमारा एक अच्छा पॉइंट है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, ज़्यादातर कंपनी एक्सपेंशन के लिए डेब्ट यानी कर्ज लेती है, तो उस कर्ज को कंपनी कितने स्पीड से कम कर रही है, ये हमें पता चलेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो से। इंटरेस्ट कवरेज रेशो चेक करने के लिए आपको इस बॉक्स में इंटरेस्ट कवरेज रेशो टाइप करना है और उस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस का इंटरेस्ट कवरेज रेशो 5.34 का है। कम से कम कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो 2 का होना चाहिए और यहाँ पर रिलायंस का 5.34 है, मतलब ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था फंडामेंटल एनालिसिस का, सेल्स एंड प्रॉफिट। हमने क्या कहा था कि हमें सेल्स और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखनी है। ये फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है। आप प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करोगे तो आपको कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट का डाटा दिख जाएगा। आप देख सकते हैं रिलायंस में हमें ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपको एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखनी है। मार्च 22 में सेल्स 6,94,673 थी और 24 में 8,99,041 सेल्स थी। तो लास्ट 3 ईयर में हमें सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यह भी रिलायंस इंडस्ट्री का एक अच्छा पॉइंट है। अब हमें टोटल असेट्स और टोटल लाइबिलिटीज चेक करनी है। हमने क्या कहा था कि हमारी ईयर ऑन ईयर असेट बढ़ते रहने चाहिए और ईयर ऑन ईयर लाइबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लास्ट 3 ईयर में हमारे टोटल असेट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 22 में 14,98,622, फिर 23 को 60,05,882, मार्च 24 को 17,55,048। तो टोटल असेट्स में हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम लास्ट 3 ईयर्स की टोटल लाइबिलिटीज़ भी चेक करेंगे। लाइबिलिटीज़ हमें ईयर ऑन ईयर कम होती हुई दिखाई देनी चाहिए। लाइबिलिटीज़ मतलब जो जो भी डेप्ट है वो हमारी कंपनी की लाइबिलिटीज़ में होती है। और टोटल असेट असेट मतलब कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कंपनी के पास कितना कैश है, ये कंपनी के टोटल एसेट्स में आता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर लास्ट 3 ईयर्स में रिलायंस इंडस्ट्री की टोटल लाइबिलिटीज़ हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर लाइबिलिटीज़ कम होते हुए दिखाई देती तो अच्छा रहता। हमारे टोटल एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन टोटल लाइबिलिटीज़ में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है, ये हमारा माइनस पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट आपको चेक करना है कैश फ्लो। कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है। आपको यहाँ पर कैश फ्लो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको नेट कैश फ्लो देखना है। ये जो कैश फ्लो है ये ईयर ऑन ईयर आपका बढ़ते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं 22 में 18,781, 23 में 32,486 और 24 में 28,561। ये जो कैश फ्लो है ये ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहना चाहिए और इस तरह से आप बड़ी आसानी से किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही शेयर मार्केट रिलेटेड लर्निंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।